हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया चीज सीखने के लिए। और आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हम यहाँ पे आए हैं, जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिएंटेड होगा। और ये सबसे बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल सेशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। अगर आपको इस टॉपिक के हर एक एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया, देन यू कैन अंडरस्टैंड जावा प्रोग्रामिंग एट लीस्ट 60%। 60% फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि जावा में जो कॉन्सेप्ट्स होती है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशन, कोहेजन, कोलिजन, रिलेशनशिप, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये जो टर्म्स होती है ना जावा के अंदर, वो क्या है, उन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। हम क्या बोलेंगे कि 60% हमने बोला तो नहीं। जावा में कोई भी आप प्रोग्रामिंग चैप्टर्स आप करो, उसका जो बेस होता है, बुनियाद जो होती है, वो आज की क्लास की जो टॉपिक की एलिमेंट, टारगेटेड एलिमेंट्स है, उनको लेके ही होता है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं जावा का, उसका ये एक बेस क्लास है। तो आप अगर इसमें मास्टरी कर देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेन टॉपिक है, ऊप्स की एलिमेंट्स के बारे में समझना। ऊप्स की एलिमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट समझना। तो अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, इससे पहले थोड़ा सा अगर प्रीकैप करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले क्या हमारे पास था, कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आया जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लैंड किया। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है। ये एक्चुअली एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो कंप्यूटर की इन्वोकेशन हुई, जब से कंप्यूटर की इन्वेंशन हुआ था, तब से लेके कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, अलग अलग स्टेप वाइज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस लाया गया। और उन अप्रोच में से एक टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि कंप्यूटर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, कोई भी टास्क उससे परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो आप जो अप्रोच देते हो उसी अप्रोच को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अलग अलग स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहा है आज तक, स्टेप वाइज। उनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्टेप है। उससे पहले क्या था ना, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, बहुत सारे अप्रोचेस थे। उनके कुछ लिमिटेशंस के वजह से या फिर कुछ सिनारियोस के वजह से हमें बहुत सारे चीजें इशू मिला। और उन इशू पे हमारे जो इन्वेंटर्स थे, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इन्वेंटर थे, जेम्स गॉसलिंग जैसे कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, ये अप्रोच को लेके आए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो सारे प्रॉब्लम्स ना आए। कौन कौन सा प्रॉब्लम, जैसे मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फेस करेंगे। हम क्या फेस करेंगे, मान लो कि हमने 10,000 लाइन का एक कोड लिखना है, तो वो 10,000 लाइन की कोड को मेंटेन करना, यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनलार्ज करना, और जहां जहां से इशू आती है हमें, उन इश्यूज को हैंडल करना भी बहुत बड़ा टफ काम होता था। प्लस हमेशा एक प्रोजेक्ट अगर डेवलप होता है, जरूर नहीं कि वो वहीं पे कांस्टेंट स्टैटिक वे में अप्रोच, स्टैटिक अप्रोच करके वहीं पे स्टे इन करता है, वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता है। तो 10,000 लाइन ऑफ कोड से वो बढ़ के 1 लाख लाइन ऑफ कोड में भी रीच कर सकता है। तो जब प्रोग्राम प्रोजेक्ट जब एनलार्ज होता है, जब एक्सटेंडेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइम पे उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जिसको फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलेंगे, एग्जांपल एक सी प्रोग्रामिंग है, तो वहां पे दिक्कत आई कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे हम छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट करके उसको यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा अप्रोच आया कि ना, इनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जितनी एरिया ऑफ कोड की जरूरत मुझे पड़ेगी, उतनी एरिया ऑफ कोड की एक इंस्टेंस रन टाइम
एग्जीक्यूटेबल एक पॉइंटर बनाते हैं, उनको यूज करके हम अपना प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो अप्रोच था वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनमें टारगेट किया गया था। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लाया गया था, ऑब्जेक्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लाया गया था। वो सारे में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आए, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइनल अप्रोच रहा, जिसको हमें जावा में इम्प्लीमेंटेशन करना था। तो अगर मैं सोचूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, इसमें 3 वर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कोड करना, एक जगह पे क्लब करना, ताकि कंप्यूटर में जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर हमारे जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको अचीव कर पाए और हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो टास्क परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोवाइड करे। ओरिएंटेड मतलब बेस्ड। अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को मैं टारगेट करता हूं तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऑब्जेक्ट को आधार बना के अगर मैं कोई कोड प्रोग्रामिंग करता हूं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसको अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा तो ये बोल सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी और पैराडिज्म टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी प्रोग्राम को आप अगर डिजाइन करते हो, अगर आप उसको बाद में जब एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी जो प्रोग्राम बिहेवियर प्रोवाइड करेगा रन टाइम रिजल्ट प्रोवाइड करने के टाइम पे, उन एस्पेक्ट ओरिएंटेड हो के आप अगर अगर डिसाइड करते हो तो उस केस में हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। और इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक बिलो। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेवलप किया गया है जिसको यूज करके जावा की जैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सारे सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को डेवलप करने में। तो क्या क्या है वो टॉपिक्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, ऐसे इनहेरिटेंस, ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे एब्स्ट्रैक्शन, ऐसे एनकैप्सुलेशन, ऐसे कपलिंग, कोहेजन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। तो ये जो टॉपिक्स है ये सारे एक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कैरी करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रोल आउट करने की और कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंपैक्ट प्रोवाइड करने की। तो अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो ऑब्जेक्ट क्या होती है ना, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, एक ऑब्जेक्ट सिंपल एक ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, एक सिंपल ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या है ना, कोई भी क्लास की अगर एग्जीक्यूटेबल पॉइंट चाहिए हमें तो उसकी इंस्टेंसिएशन जरूरी होता है। इंस्टेंसिएशन मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट करना, एक रियल एग्जिस्टेंस क्रिएट करना जिसको हम यूज करके बिहेवियर को टारगेट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये एक बंडल है जो कि स्टेट और बिहेवियर के बेसिस पे काम करता है। स्टेट मतलब सिचुएशन, हाउ इट सिचुएट। तो बिहेवियर का मतलब क्या है, कैसे वो रिएक्ट करेगा, अगर मैं यूज करता हूं उसको वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट का स्टेट एंड बिहेवियर। हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल्स में। अगर हम अभी के लिए अगर टारगेट करेंगे, an object is a software bundle or related state and behavior. Software objects are often used to model the real world objects what you find in everyday life. This lesson explains how state and behavior are represented within an object, and it introduces concept of data encapsulations, explain the benefit of designing your software in this manner. कहने का मतलब है कि जब कोई भी आप कोड लिखते हो उस कोड को रियल लाइफ पे एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो अप्रोच आप यूज करोगे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट।
क्लास क्या होती है ना? क्लास एक कॉन्सेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, एक टेम्पलेट है, जिसको आप आइडिया करोगे, एज्यूम करोगे, और जब उसको सच में इंप्लीमेंट करोगे, उस इंप्लीमेंटेशन के लिए जो मीडिया चाहिए उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ऐसे अगर क्लास की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो क्या क्लास क्या है ना? इट इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम व्हिच objects are created, and this section defines a class that models the state and behavior of a real world object. It intentionally focuses on the basis and showing how even a simple class can cleanly model state and behavior of any targeted element. कहने का मतलब सिंपल है। जब भी कोई चीज आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी प्रोग्राम के थ्रू, आप चाहते हो कि मुझे एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर को यूजर इनपुट करेगा, और उस नंबर के बेसिस पे जो ऑपरेटर के बेसिस पे रिजल्ट वो चाहता है, अगर वो सम करना चाहता है या सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, डिवीजन करना चाहता है या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, जो भी ऑपरेशन उन दो नंबर के ऊपर करना चाहता है, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होके उसका रिजल्ट हमें मिल जाए। तो वो जो अप्रोच है, वो जो थिंकिंग है, वो जो आइडिया है, उस आइडिया को अगर मैं कहीं पे प्रोग्राम कर देता हूं, एक सिंपल भाषा में लिख देता हूं, तो उसको बोलेंगे हम क्लास। इनहेरिटेंस क्या है ना? जैसे ये जो कंसेप्ट ऑफ आइटम्स है, उन कंसेप्ट ऑफ आइटम को कोडिंग करके मैं एक एक जगह अलग अलग जगह लिखता हूं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मुझे एक ही आइटम को दो तीन जगह बार बार लिखना पड़े, तो ये डुप्लीकेसी और रिपीटेड कोड को लिखने से दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक क्लास में जो कंटेंट लिखा हूं उस क्लास को दूसरे क्लास में भी यूज कर सकता हूं, एक अप्रोच के थ्रू। उस अप्रोच को बोलेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास इनसाइड अनदर क्लास, known as inheritance. Interface क्या है? Sometimes whenever we try to extend some concept, there is not a need to declare everything or define everything. कहने का मतलब क्या है? मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हो, 100 लाइन का है, उसको एक जगह आपने लिख दिया, लेकिन उस 100 को अगर समराइज्ड करके आप क्या चाहते हो, उससे क्या आप चाहते हो कि आपका डिटेल इन्फो प्रिंट हो जाए। गवर्नमेंट चाहती है आधार का आईडी। आधार आईडी जो है, एक छोटा सा एक नंबर होता है, उस नंबर के बेसिस पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस, जहां पे आप रहते हो, करंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे डिटेल्स होता है। तो आधार नंबर एक हमारा इंटरफेस हो सकता है, किस चीज की ना? आपका बायोडेटा की। तो आपकी बायोडेटा की जो कोड है, वो जहां पे आप लिखोगे उसको क्लास कहेंगे, और उसके अंदर ये जो इंटरफेस की जो आइटम है, आधार नंबर, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि मुझे ये आधार नंबर के बेसिस पे मुझे सारे डेटा मिल जाए। तो जैसे ही मैंने डिफाइन करना है एक कॉन्ट्रैक्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के लिए अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करके दिखाऊं, तो उसको बोलेंगे हम इंटरफेस। ठीक है, हम इंटरफेस को मीडिया भी बोल सकते हैं। मतलब एक खाली डेफिनेशन होगा, लेकिन एक खाली डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन जिसका नहीं होता है। तो हम उसको अगर पढ़ेंगे, एन इंटरफेस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए क्लास एंड आउटसाइड वर्ल्ड। व्हेन ए क्लास इंप्लीमेंट्स इनहेरिटेंस, it promises to provide the behavior published by that interface. This section defines a simple interface and explain the necessary changes for any class that implements it. इसका मतलब है जो भी बाहर चीजों को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसको अगर डिक्लेयर करके एक जगह पे आप एज ए बुलेट पॉइंट आप नोट डाउन करते हो, उन बुलेट पॉइंट्स की कलेक्शन को अगर एक फाइल के अंदर रखते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हो, वेंडरशिप जो सिस्टम है, उसको हम इंटरफेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वेंडरशिप मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी एक फ्रेंचाइजी जो लेते हैं वेंडर्स, केएफसी हो गया, डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, वो सब क्या करते हैं कि उनका लेआउट, जो भी वेंडर, मतलब मैं एक
केएफसी स्टोर खोलना चाहता हूँ, केएफसी की एक फुटपाथ खोलना चाहता हूँ कि जहां पे एक शॉप जैसा, केएफसी जैसा एक स्टोर खुल जाए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे केएफसी वालों से बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा ना, वो क्या समझाएंगे हमें कि ठीक है, हमारा लेआउट ये है, ये चीजें आपको करना पड़ेगा, ताकि बाहर जो लोग हैं, कस्टमर जो होंगे, उनको लगेगा कि हाँ, दिस इज द केएफसी, नॉट सम अदर नॉनवेज स्टोर वेयर आइटम्स आर अवेलेबल। तो वो फील लाने के लिए वो क्या करते हैं, हम उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट से कि आपका कलर जो है रेड होना चाहिए, उसकी लेआउट की, और भी बाकी सारे आइटम्स को जो जो केएफसी में अवेलेबल होता है, उन सबको बिल्कुल फॉलो करके एज ए ब्लूप्रिंट दिमाग में रख के हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस तरीके से जो कॉन्सेप्ट जहां पे लिखा होता है, उसको हम इंटरफेस कहेंगे। डिफरेंस क्या है इंटरफेस और क्लास, दोनों तो ब्लूप्रिंट ही है। क्लास में क्या है, कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डेफिनेशन मिल जाएगा। मतलब लोकल वेंडरशिप आप बोल सकते हो, एक लोकल वेंडरशिप है, एक ग्लोबल वेंडरशिप है। केएफसी जी ग्लोबल वेंडर, और मान लो कि पान वाला मिश्रा जी पान शॉप, तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी न्यूली न्यूली बना रहे, तो वो क्या करेंगे, अपना ही कुछ लोगों को अलग अलग जगह पे बिठाएंगे, अपना ही अलग अलग ब्रांचेस खुद खुद क्रिएट करेंगे और खुद ही मैनेज करेंगे। तो वो क्या है, वो क्लासेस है। मतलब क्लास के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या काम होना है वो भी खुद ही लिखोगे, तो उसको बोलते हैं क्लास। और जो हम कॉन्ट्रैक्ट खाली डिक्लेयर कर देंगे, इंप्लीमेंट कोई और करेगा, कोई और क्लास आके करेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। इन दैट वे इंटरफेस और क्लास होती है। नेक्स्ट आइटम होता है पैकेज। पैकेज क्या होती है ना, पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस प्रेजेंट इनसाइड ए डायरेक्टरी। और अगर हम एक से ज्यादा क्लास या इंटरफेस को क्लब करना चाहते हैं फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, पैकेज को डिक्लेयर करेंगे। उस पैकेज में एक बंडल ऑफ क्लासेस और बंडल ऑफ इंटरफेसेस फाइल्स पड़े रहेंगे, और उन्हीं के बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे ये बेसिक 5 आइटम से हम गो थ्रू करेंगे। आगे हम और भी आइटम सीखेंगे। खाली इतना आइटम नहीं है, इसके अलावा और क्या क्या है ना, इसके अलावा और डिटेल में अगर जाएंगे ना, ऊप्स का एडवांटेजेस क्या है, नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होती है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, दिस नाम के कीवर्ड जो है वो क्या होता है, सुपर नाम के कीवर्ड क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, और मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या होती है, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होती है, फाइनल कीवर्ड क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है, डाउनकास्टिंग इंस्टेंस ऑफ क्या होती है, और पैकेज क्या होती है, एसएस मॉडिफायर क्या होती है, एनकैप्सुलेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट का क्लोन किसको बोलते हैं, ये सारे आइटम के बारे में भी हमें सीखना होगा। अगर ये सारे आइटम्स को आप सीख लेते हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ, ऊप्स की नॉलेज आपको आ गया, जो कि जावा की हार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स करने से हमें क्या फायदा होता है, लिखा है सबसे पहला पॉइंट, oops makes development and maintenance easier, whereas in a procedure oriented programming language it is not easy to manage if code grows as project size increases। जैसे ही कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो, कोई भी काम करते हो, वो काम को उसी लेवल पे तो रखना नहीं चाहोगे ना, धीरे धीरे वो काम को बढ़ाओगे। तो जब वो काम बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड भी बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइन जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्लास बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपका प्रोजेक्ट, आपको हैंडलिंग करने में मुश्किल होगा। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको जैसे ही बड़ा होता जाएगा, आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ सकता है या नंबर ऑफ मेथड बढ़ सकता है। इंटरेक्टिव की जो अप्रोच है वो कॉमन कर सकते हो आप, और सेपरेट कर सकते हो अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर। तो हम इसको
बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही oops provides data hiding, whereas in a procedure oriented programming language global data can be accessed from anywhere. What is data? कोई भी क्लास के अंदर जो भी कोड आप लिखते हो, उस कोड का जो बेसिक आइटम होता है उन्हीं को बोलते हैं डेटा। बेसिक आइटम क्या है? मान लो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सम प्रोग्राम करना है, तो सम प्रोग्राम के लिए आप क्या करोगे ना? सबसे पहले दो वेरिएबल लोगे। वेरिएबल किसको बोलेंगे ना? वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये कहता है जहां पे हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसको वेरिएबल कहेंगे। कांस्टेंट किसको कहेंगे? कांस्टेंट जिसमें आप एक ही वैल्यू रख सकते हो और वो वैल्यू चेंज नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट कहेंगे। तो चाहे कांस्टेंट लो या वेरिएबल लो, गोल क्या है? सिंपली वो कोड को जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो उसमें उनको यूज करना और यूज करके एग्जीक्यूट करना। अगर आप बोलते हो कि एक्स एंड वाई का वैल्यू हमेशा 5 एंड 7 होना चाहिए और 5 एंड 7 को मैं प्लस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऑपरेशन चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में आप एक्स और वाई जो दो आइटम है उनको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन जिस केस में आप वेरिएबल सोचते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना? एक्स और वाई को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा उस क्लास के अंदर। और वहां पे आप क्या करोगे ना? वेरिएबल डिक्लेयर करके एक्स को कभी भी कोई भी वैल्यू दे सकते हो। कभी 5 हो सकता है एक्स का वैल्यू, कभी वाई का वैल्यू 10 हो सकता है, कभी एक्स का वैल्यू 15 हो सकता है, कभी वाई का वैल्यू 25। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मतलब कैलकुलेटर अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो उसमें तो बहुत सारे नंबर है 0 to 9, तो वो नंबर में से कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो हम अपनी प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो उसमें हम एक ही वैल्यू को रखेंगे क्या? हम तो कोई भी वैल्यू को रखेंगे। तो क्योंकि इसका वैल्यू डायनामिक होता है तो इसलिए उनको हम वेरिएबल कहेंगे। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल को यूज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेथड्स और उन मेथड्स को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट, ये सब आइटम्स को जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लब करते हो, वो सारे एंटिटीज ऑफ ए क्लास को बोलते हैं हम डेटा। और उन डेटा के बारे में अगर हमें हाइड करना है, छुपाना है कि बाहर को डिटेल्स पता ना चले, हम प्रोग्रामर है, एक यूजर है, एक यूजर को चाहिए कैलकुलेटर प्रोग्राम, तो हम क्यों बताएंगे कि उसमें कौन सा वेरिएबल लेना है और कौन किसका डेटा टाइप क्या होगा, उसमें कितना वैल्यू असाइन करना है, ये सब हम क्यों उसको बताएंगे? हम बोलेंगे तुझे जो नंबर एंटर करना है वो नंबर एंटर कर और उसी के बेसिस पे मेरा प्रोग्राम तुम्हें रिजल्ट करके देगा। तो ये जो एग्जैक्ट डेटा जो हाइड होता है बिहाइंड द सीन, आपकी प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर जो छुप के रहता है, वो अप्रोच को कॉन्क्रीट करने के लिए एक डेटा हाइडिंग करके एक कॉन्सेप्ट जावा में, ऊप्स में होता है। तो इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि एक ही डेटा को सारे जगह पे यूज किया जा सकता है, उससे हम एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि डेटा हाइडिंग के अप्रोच के थ्रू हम ऊप्स से एडवांटेज ले सकते हैं। ऐसे ही oops also provides ability to simulate real world event much more effectively. We can provide solution of real world problem if we are using object oriented programming language. अब रियल वर्ल्ड इवेंट क्या होता है? रियल वर्ल्ड इवेंट मतलब कोई भी ऐसी घटना जो कि रियल लाइफ में घटता है। जैसे हमने बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है। उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं, कुछ कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं ताकि उनका ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं और उनका डेली का अटेंडेंस लगना होता है। तो वो डेली का अटेंडेंस के लिए अगर मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, उनकी लॉगिन टाइम कब है, लॉग आउट टाइम कब है, ये सब डिटेल अगर लिखना चाहता हूं तो मुझे एक प्रोग्राम में वेरिएबल लेना पड़ेगा, मेथड्स लेना पड़ेगा, उनको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो ये जो अप्रोच है, ये जो एबिलिटीज है, ये जो आइटम्स है, वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा मिलता है, ज्यादा अवेलेबल होता है। और बहुत सारे अप्रोचेस होता है, वे आपको इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं। यही हमारा एक और एडवांटेज होता है। अब एक और सिमिलर आइटम भी हमें सुनने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड।
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को यूज करके कैसे हम काम करेंगे, और ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप अपना कोड करोगे, तो उसको भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। जावा स्क्रिप्ट, बीबी स्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होता जरूर है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप कम्युनिकेट मीडिया में आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, वो सब चीजों को आप यूज कर नहीं सकते हो। देखो इसमें बोला ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोस ऑल द फ्यूचर ऑफ ऊप्स एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेस्ड वाले में हमारा क्या नहीं लगेगा? इनहेरिटेंस को यूज नहीं कर सकते। मतलब एक जगह अगर आप कोड लिख देते हो, दूसरी जगह वो कोड आ नहीं पाएगा। आपको दूसरी जगह अगर आपको यूज करना है वही सेम कोड, आपको कॉपी करके वहां पे भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हो गया? कोड डुप्लीकेसी हो गया। कोड दोबारा आपको रीयूजेबिलिटी वाला जो फीचर है, उसमें आपको लिमिटेशन मिलता है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफर करते हैं। ठीक है? अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है? नेमिंग मतलब क्या है? नाम देना। जावा में जब आप कोई भी चीज को प्रोग्राम करते हो या लिखते हो, उस कोड में जो आप नाम सोचते हो, उसको कैसे लिखोगे, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन। अगर किसी के नाम आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपने लिखा स्टूडेंट, देन ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हो, है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करके, उस स्टूडेंट की जगह आपने लिख दिया पंखुड़ी, ठीक है, या फिर स्टूडेंट की जगह आप लिख दिया कुछ और नाम, जो नाम की आपको रेलेवेंसी नहीं लग रहा है, तो उस तरीके से सिनेरियोस को कैसे आप हैंडल करोगे, तो उसके लिए हम आज नेमिंग कन्वर्सेशन के बारे में सीखेंगे। तो जावा नेमिंग कन्वर्सेशन इज ए रूल टू फॉलो as you decide what to name your identifier such as class, package, variable, constant, method। बेसिकली ये 5 चीजों के लिए, किस किस को ना, क्लास, पैकेज, वेरिएबल, कांस्टेंट, मेथड, इन सब के बारे में पहले समझ में आना चाहिए कि क्लास क्या होता है, पैकेज क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मेथड क्या होती है। क्लास तो हमने समझ लिया कि पूरा जो सोर्स ऑफ कोड हम लिखेंगे, उसकी जो कंटेनर है वो क्लास है ना? जिस कोड को आप लिख के बाद में उसको एग्जीक्यूट करोगे, जिसके थ्रू एग्जीक्यूट करोगे, वो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उस क्लास के कोई भी आइटम को अगर एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। उस क्लास जैसा और भी ज्यादा क्लासेस होंगे, एक जगह उसको इकट्ठा फंक्शनलिटी लेवल पे करना है, ग्रुप करना है, तो उस केस में हमें पैकेज की जरूरत पड़ती है। कैसे करते हैं? अगर हम पैकेज नहीं करते कोई भी क्लास में, तो क्या होता है ना, तो उसके डिफॉल्ट पैकेज यूज होती है, जावा डॉट लैंग। तो जो डिफॉल्ट पैकेज है, आप चाहे करो अपनी क्लास को कोई पैकेज के अंदर नहीं करो, तो उसमें डिफॉल्ट पैकेज इंप्लीमेंट हो ही जाता है इंटरनली। वेरिएबल क्या होता है? अभी सीखा। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होती है? कोई भी वैल्यू को अगर आप यूज करना चाहते हो, उसको इधर कांस्टेंट के थ्रू या वेरिएबल के थ्रू आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं अपना एक्लिप्स खोल देता हूं। ठीक है? तो ये मेरा एक क्या है? ये मेरा एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? तो ये जो माई स्पेशल क्लास वेरिएबल प्राइवेट है, इसके ऊपर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। अभी मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ, कल को कुछ और दे सकता हूँ, थोड़ी देर के बाद कुछ और दे सकता हूँ। तो इट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। तो जिस टाइप की आइटम, जिस टाइप की एंटिटी, किसके? क्लास के। पूरा क्लास किसको बोलेंगे ना? ये जो क्लास आप लिख रहे हो, ये ब्रैकेट स्टार्ट से लेके ब्रैकेट एंड, ये पूरा को क्लास की ब्लॉक कहेंगे। और जो क्लास कीवर्ड के बाद जो देते हो, उसको बोलते हैं क्लास का नेम। और ये जो आइटम्स है, इसके अंदर जो जितने भी आइटम दिख रहा है, एंटिटी होती है। वो एंटिटी में क्या होएगा ना? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, यही होंगे। अब कॉन्स्टेंट्स, मेथड्स, वेरिएबल के अलावा और क्या हो सकता है ना? इस क्लास की कोई भी एलिमेंट को, एलिमेंट क्या क्या है? ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है ना? इन मेथड्स को यूज कर, मेथड क्या होती है हम पढ़ेंगे, अभी स्टेट एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, तब समझोगे। अगर मैं इसी की कोई भी एंटिटी, इसके ब्लॉक के अंदर जो भी आइटम लिखा है, उसको एंटिटी कहा जाता है। उन एंटिटी को अगर यूज करना है,
तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा आंसर दूंगा, ट्राई करूंगा कि जो भी मेथड है या भी जो भी अप्रोच है, उन अप्रोच कैसे यूज करूंगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है, फाइनल कीवर्ड होती है, और इस केस में आप इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको वैल्यू देना पड़ेगा हेलो। तो हमेशा के लिए इसको आप जहां यूज करोगे हेलो ही आएगा, और इसको यहां रख के यहां पे चेंज नहीं कर सकते हो, इक्वल टू डियर आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर दोगे तो देखो एरर दे दिया, तो बोला कि भाई ये कांस्टेंट है, रिमूव फाइनल मॉडिफायर। अब मॉडिफायर क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जान लो। जब भी आपको एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, जब भी आपको एक वेरिएबल बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए। ऐसा मतलब आपको उसकी टाइप बताना पड़ेगा, डेटा टाइप, कि किस टाइप का डेटा आप इसमें देने वाले हो। डेटा टाइप दो टाइप का है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, अगर सेम टाइप की डेटा आप दोगे, इंट मतलब नंबर, नंबर टाइप की ही डेटा दोगे तो इंट हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है कि नहीं, बाइट हो सकता है। तो इस टाइप की नंबर्स आप दे सकते हो। अगर मैं कोई कैरेक्टर देना चाहता हूं तो उस स्ट्रिंग हो सकता है ना, कार हो सकता है। तो ये स्ट्रिंग और कार जो भी है, इनके डेटा टाइप के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लो, जब वेरिएबल आप डिफाइन करते हो बेस्ड अपॉन डेटा टाइप, आपको उसकी डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, और उसकी एसएस स्पेसिफायर वो कहां से एसएस होगा, प्राइवेट का, पब्लिक का, प्रोटेक्टेड का, डिफॉल्ट का, अलग अलग एसएस स्पेसिफायर है। अब एसएस स्पेसिफायर क्या है ना, कोई भी आइटम को, क्लास की कोई आइटम मतलब एंटिटी, कोई भी क्लास एंटिटी को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसकी एसएस स्पेसिफायर आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट है, इस क्लास के बाहर से इसको कॉल नहीं कर सकते हो, तो कैसे सारे यूज करेंगे, तो उसका गेटर सेटर लिखा है ना, इसको पब्लिक करके रखे हैं, तो आप गेटर सेटर के थ्रू कर सकते हो। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि क्लास, पैकेज, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मेथड, ये जो मेथड्स है उन मेथड को भी हम यूज करेंगे। तो जब आप ये डिफाइन करते हो तो उसका एक रूल है। अगर नहीं रूल मानूंगा तो क्या होगा, अगर नहीं रूल मानोगे तो जावा स्टैंडर्ड को वायलेट करेगा, और हो सकता है कि आप उतनी अच्छे डेवलपर ना बन पाओ जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो इसीलिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन को लेके, उन सबको ध्यान से समझना और उसी के बेसिस पे आपको सीखना। इसमें लिखा है इट इज नॉट फोर्स टू फॉलो, मतलब आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि ऐसे ही लिखना है, आप नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, इट इज नोन एज कन्वेंशन नॉट रूल, मतलब नो कन्वेंशन, मतलब आप चाहते हो तो लिखो, ये जावा स्टैंडर्ड रूल है। अगर नहीं मानोगे तो ठीक है, आप अगर एक इंसान जैसा आप रहना चाहते हो या गुंडे जैसा रहना चाहते हो, उस टाइप के, है ना। दीज कन्वेंशन आर सजेस्टेड बाय सेवरल जावा कम्युनिटी सच एज सन माइक्रोसिस्टम एंड नेटस्केप। ये जो कन्वेंशन है, मतलब जो रूल बताया गया कि इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आगे पढ़ने वाले हैं, उनको किसने दिया था, सन माइक्रोसिस्टम्स ने, एंड नेटस्केप करके, ये दो बड़े कंपनियां। सन माइक्रोसिस्टम से हमारा क्या, जावा की इंट्रो हुई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये रूल्स को आगे जो जो हम एक्सप्लोर करेंगे उन सबको ध्यान देके करेंगे। All the classes, interfaces, packages, methods, fields of Java programming language are given according to the Java naming convention। जो भी आप क्लास करो, मेथड करो, वेरिएबल करो, फील्ड करो, फील्ड मतलब कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है, फील्ड्स मतलब कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, मेथड्स मतलब जो मेथड्स फंक्शंस हम यूज करते हैं, पैकेजेस मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस और इंटरफेस, इंटरफेसेस खाली डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन कंटेनिंग क्लासेस को हम इंटरफेस कहते हैं, इसमें डेफिनेशन नहीं होगा, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्लास के अंदर सारे कोड रहता है, तो वो सब चीजें आएंगे। हमने इफ यू फेल टू फॉलो दिस कन्वेंशन इट मे जनरेट कंफ्यूजन और एरर इन योर कोड, मतलब अगर आप नहीं फॉलो करते हो सकता है कि ये एरर प्रोवाइड करे, आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे दे। अगर आप आईडी में काम कर रहे हो तो रेड करके अंडरलाइन करके आ जाए, अगर नहीं फॉलो करते हो। सर एक एग्जांपल दे दो दिखते, देखो इसमें कहां पे कुछ थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है ना। अब ये सजेशन दे रहा है, ये क्या सजेशन दे रहा है,
द मेथड प्राइवेट ऑफ डी फ्रॉम द साइकिल, कुछ कुछ करके दे दिया। लेकिन इसमें मैं क्या चाहता हूं, वॉइड के जगह वॉइड कर देता हूं। देखो ये एरर दे दिया। तो ये जो वॉइड है, वॉइड की जगह मैंने क्या लिखा, एल लगा दिया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लगाते ही वो एरर दे दिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे नेमिंग रूल्स है, उन नेमिंग रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग कन्वर्सेशन, यू मेक आवर कोड इजियर टू रीड फॉर ourselves and other programmers. Readability of Java program is very important. It indicates that less time is spent figure out what the code does. अगर मैं इतना लिख देता हूं और ये कोड देख के अगर कोई रीडर, मतलब मैं कोड लिख दिया, अगर आप देख के नहीं समझ पा रहे हो, उसका मतलब है कि मेरे कोड की रीडेबिलिटी जो पॉइंट है वो कम है। मतलब एक कोड को अगर देख के कोई डेवलपर नहीं समझ पाता है, नहीं पढ़ पाता है, उसका दो रीजन हो सकता है। या तो जो रीड कर रहा है उसको जावा नॉलेज नहीं है, अगर उसको जावा नॉलेज है तब भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है, तो जो डेवलपर ने उसको लिखा है उसकी रीडेबिलिटी वैल्यू बहुत कम है। मतलब उसको हो सकता है कि नेमिंग कन्वेंशन गलत किया हो या सच में प्रोग्राम में गड़बड़ किया हो। तो अब क्या करेंगे, हम नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर टाइप, नेमिंग रूल्स, एग्जांपल्स, तीन सेक्शन हमने लिया है। आइडेंटिफायर टाइप मतलब किस किस चीज पे हम नेमिंग कन्वेंशन को टारगेट करेंगे, किस किस चीज को हम नेम जब देंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, वहां पे कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा वो नेमिंग रूल में सीखेंगे, और उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लिख के देखेंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिफायर टाइप है क्लास। आइडेंटिफायर टाइप मतलब क्या है, आप जो कोड लिख रहे हो उस कोड को आप क्या कंसेप्ट से आप उसको जानोगे, उसको यूज करने के लिए जो कीवर्ड्स यूज करके हम टॉपिक्स हमने सीखा है अभी तक, क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होती है, मेथड, वेरिएबल, कांस्टेंट, तो उनको आप जब डिफाइन करोगे तो कैसा होना चाहिए, उसकी नेमिंग कैसे होना चाहिए। तो क्लास की अगर मैं बात करूं, तो एक क्लास अगर आप डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो, आप इक्लिप्स में जाओगे यहाँ पे आप देखते हो ये मेरा क्लास है, राइट। ये पूरा जो प्रोग्राम हम लिखा है ये पूरा क्लास है, और ये उस क्लास का बॉडी है। बॉडी कैसे आता है, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस एंड, जो भी क्लास कीवर्ड के बाद जो भी नाम होता है वो क्लास की नेम होती है। तो अभी जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस इतनी सेक्शन के बारे में, कि नाम जो देते हो आप कोई भी क्लास को, उस क्लास को कैसे आप बुलाओगे, उसका नाम क्या देना चाहिए, नामकरण कैसे होना चाहिए, उसका रूल क्या है। तो पहला पॉइंट है, इट शुड स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर। हमेशा जैसे यहाँ पे लिखा है छोटा, ये गलत है। आप कभी भी इसको छोटा करेक्टर से नहीं लिखोगे। इसमें देखो, सी अपर केस, एम अपर केस, एस अपर केस, एस, सारे क्लासेस मेरा अपर केस से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये नेमिंग कन्वर्सेशन है। लेकिन इसको अगर खोलेंगे तो देखो ये क्लास ऊपर है, ऐसे ही सबसे ये वाला क्लास में छोटा वाला है, तो ये नेम गलत है। तो इसको क्या करोगे, ऑल्ट शिफ्ट आर, आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट आर इज फॉर रीनेम। एक्लिप्स में ही काम करेगा। अगर आप इंटेलिजेंट में या नेटबिन्स में करते हो उनकी शॉर्टकट अलग होती है। जब आप करोगे तो आप राइट क्लिक करके रिफैक्टर में जाना, वहां पे शॉर्टकट दिया होगा, तो उसके वर्जन के अकॉर्डिंग आपको चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें जाओगे और ये सी को अपर केस कर दोगे। जैसे आप एंटर करोगे, देखो फाउंड पोटेंशियल मैचेस, प्लीज रिव्यू चेंजेस ऑन द प्रीव्यू पेज, ओके कंटिन्यू करोगे तो उसने उसको सही कर दिया। वो एरर मैसेज दिया जरूर, लेकिन उसको ऐसे पोटेंशियली जो भी चैलेंजेस मिला था उसको वो सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे हमने सी को अपर केस करके उसको सॉल्व कर दिया। तो दिस इज ए नेमिंग कन्वर्सेशन रूल फॉलोड स्टेटमेंट। तो हम इसको हम अगर फॉलो करके और समझते हैं, तो ये और भी बता रहा है कि इट शुड बी ए नाउन सच एज कॉलर, कॉलर, बटन, सिस्टम, थ्रेड, ठीक है, साइकिल, बाइक, ऐसे जितने भी नाउन्स है उन नाउन्स को आप यूज कर सकते हो हमेशा क्लास के हिसाब से। बेसिकली ये क्लास ए बी सी डी ये नाम देना भी ठीक नहीं है। आप इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि स्टूडेंट या फिर जो कॉन्सेप्ट्स होती है उन कॉन्सेप्ट का नाम दो, लाइक नाउन। ये जो क्लास ए बी सी डी ये एक प्रैक्टिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, जल्दी जल्दी में आपको सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम को, तो उस केस में आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी योर परमानेंट क्लास स्ट्रक्चर। अदरवाइज द नेमिंग कन्वेंशन रूल जो है वो आप बायलॉट करोगे और उससे आपको जावा स्टैंडर्ड में वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एक्रोनिम्स। प्रॉपर वर्ड यूज करना, एक्रोनिम मत यूज करना। मतलब आप कुछ निकनेम टाइप की चीजें मत देना, जैसे हमने ये क्लास ए बी सी डी दिया, ये सब गलत है। हम उसके जगह जो ये प्रोग्राम मेरा कर रहा है, इसका जो काम है, ये किसका काम क्या है ना, जो भी प्रॉपर्टी बिलोंग करेगा, एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखेगा, या फिर कोई ऐसी प्रोग्राम है जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कैलकुलेटर एक नाम हो गया, या फिर एक बाईसाइकिल की जो प्रॉपर्टी है वो है तो बाईसाइकिल क्लास हो गया। तो इस तरीके से नाउनेबल वर्ड्स हम यूज करेंगे और प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया। जैसे ये एग्जांपल है पब्लिक क्लास होंडा बाइक और कोड स्निपेट, ये जो कोड है ये इसको कोड स्निपेट कहते हैं। और ये जो बीच की जो आइटम्स है उसको क्लास बॉडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरफेस। सो सेकंड आइडेंटिफायर है इंटरफेस। कोई भी इंटरफेस खोलेंगे, इसमें देखोगे आप इंटरफेस इंटरफेस है, ये भी गलत है, बट हम नेमिंग कन्वर्सेशन की अगर पॉइंट बात डिस्कस करें तो इसमें पहली कैरेक्टर आई है, तो आई को हमने क्या किया है, अपर केस किया हुआ है। क्यों किया है? इट शुड स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म क्या है? इट शुड बी एन एडिटिव सच एज रनेबल, रिमोट, एडिशन लिसनर, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड इंस्टेड ऑफ एक्रोनिम्स। एडजेक्टिव मतलब नाउन, अगर क्लास है तो उसको नाउन देना, और एडजेक्टिव देना अगर रनेबल, रिमोट, कुछ ऐसे जो कि हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से एडजेक्टिव वाली वर्ड जो है वो इसमें देना है, मतलब जो काम को सपोर्ट करेगा। ठीक है, नाउन को जो सपोर्ट करता है उसको हम एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कर सकते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो वो कैसे गाइडर है, एंजल है, तो उस तरीके से वर्ड्स आप यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे भी अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना इंस्टेड ऑफ एक्रोनिम। तीसरा है मेथड। इट शुड स्टार्ट विथ लोअर, इट शुड स्टार्ट विथ, एक सेकेंड, इट शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर्स। सबसे पहले जो भी मेथड लिखते हो उसको लोअर केस से स्टार्ट करोगे। जैसे ये मेथड का एक मेथड है, राइट, डिक्लेरेशन है जरूर इंटरफेस के अंदर, तो ये हमने लोअर केस में लिखा है। ऐसे ही कोई क्लास के अंदर अगर एक मेथड है तो उसका भी पहली कैरेक्टर, हमारा पहला कैरेक्टर हमेशा छोटा होना चाहिए, क्लास का बड़ा होना चाहिए और मेथड का छोटा होना चाहिए। इट शुड बी ए वर्ब सच एज ए मेन, प्रिंट, प्रिंटलन, एक्सेट्रा। वर्ब मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, यू आर गोइंग टू समवेयर, देन गोइंग इज ए वर्ब, राइट। सो इस तरीके से प्रिंटिंग, इस तरीके से कोई भी ऐसी आइटम जिसका हम वर्ब आईएनजी को हटा के जो काम होती है वो काम आप लिख सकते हो। ए डॉग इज बार्किंग, तो बार्क को एक मेथड जैसा आप कर सकते हो। तो बेसिकली एक बिहेवियर प्रोवाइडर आउटपुट की जो मीडिया है उसको आप एज ए मेथड ले सकते हो, और उन मेथड का जो पहली कैरेक्टर होगा उसको लोअर केस रखना है। इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, अगर एक मेथड के अंदर दो तीन वर्ड है तो क्या बोलता है ना, हर एक वर्ड को आप अपर केस कर सकते हो। मान लो इसमें लिखा है कि शो डिटेल्स, मान लो कि मुझे ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे शो डिटेल्स, शो एक वर्ड है और डिटेल्स एक वर्ड है, तो इसमें दो वर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरा मेथड का जो नाम है जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको स्मॉल करेंगे, ठीक है, और जितने वर्ड से उनके पहले कैरेक्टर बड़ा करेंगे। तो पहली वर्ड का पहली जो पूरा मेथड है वो पहली वर्ड का तो अपर केस नहीं होगा, क्यों, ये वो मेथड का स्टार्ट पॉइंट है और मेथड का स्टार्ट पॉइंट लोअर केस से स्टार्ट होगा। जो दूसरी वर्ड है डिटेल्स जो है, उस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं। तो ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका मल्टीपल वर्ड के बेसिस पे आप मेथड रखते हो, अगर मैंने लिखा डिस्प्ले जनवरी डेटा, मतलब जनवरी मंथ की जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा को मुझे दिखाना है। ऐसे ही फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक विलेज का नंबर ऑफ पीपल
के डेटा बेस को मैं चेक कर रहा हूं, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जनवरी डेटा दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें देखो 3 वर्ड है, डिस्प्ले, जनवरी, डेटा। तो पहली वर्ड तो अपर केस नहीं होगा, क्यों? पहली वर्ड जो है मेथड का स्टार्ट हो रहा है, तो मेथड का स्टार्ट के लिए रूल नंबर 1 कि मेथड का पहला कैरेक्टर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो हमने छोटा कर दिया। दूसरी और तीसरी वर्ड की पहली कैरेक्टर को बड़ा कर दो। ये होता है हमारा नेमिंग कन्वर्सेशन फॉर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे दिया, अवॉइड ड्रॉ। आप ये इसको कॉपी करके जब बड़ा नाम देते हो तो ये इस तरीके से आप डेटा भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या? वेरिएबल। तो हमने क्या क्या चीजें देखा? क्लास देख लिया, इंटरफेस देख लिया, मेथड देख लिया। अब आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को क्या करेंगे ना, वेरिएबल में क्या करते हैं हम? कोई भी क्लास के अंदर वेरिएबल अगर रखता है, मैं लिखता हूं इंट रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू 78। मेरे रोल नंबर 78 है, या कोई एक स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर डिफॉल्ट रोल नंबर 78 या डिफॉल्ट रोल नंबर 0 है, या 0 नहीं 1 है स्टार्टिंग से। तो जो भी स्टूडेंट आएगा सबसे पहला रोल नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? इट शुड स्टार्ट विथ ए लोअर केस लेटर सच एज आईडी, नेम, एटसेट्रा। इट शुड नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एम्परसेंड, एंड%, डॉलर, अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये लोअर केस होना चाहिए। If the name contains multiple words started with lowercase letter followed by an uppercase letter such as first name, last name, ऐसे जितने भी वर्ड होती है उन सारे वर्ड को यूज करो। Avoid using one character variable such as x, y, z। कभी भी जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, उन वेरिएबल को आप क्या करोगे? एक कैरेक्टर से, एक ऐसे मत करना x। ये भी ठीक है, मतलब आपको गोली कोई नहीं मारेगा। एक्स वाई जेड जो हम कैलकुलेटर के लिए बोल रहे थे, ये एक्स वेरिएबल ले लिया, वाई वेरिएबल ले लिया, ये जेड वेरिएबल ले, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, बट एक्चुअली जावा नेमिंग कन्वेंशंस में ऐसे नहीं लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर, एंड इसको क्या बोलेंगे? रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट, इनकी जो वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इंट जो है इनका डेटा टाइप है। तो ये जो हमने लिखा एक्स वाई जेड के बदले हमने ये चीज अप्रोच किया, तो ये अप्रोच करेक्ट है और एक्स वाई जेड अप्रोच गलत है। उससे भी एक गलत और बैड इंप्रेशन चलता है जो भी रीड करता है आपके कोड को। तो दैट, फॉर दैट थिंग आल्सो यू शुड बी केयरफुल। अब आते हैं पैकेज। ये जो पैकेज है आप यहाँ पे डिफाइन किए हो, com.ons.inheritance.hierarchical। तो ये हायरार्किकल जो पैकेज है, ये पूरा पैकेज हमारा, इस पैकेज के अंदर क्या है ना, अगर मैं ऐसे ही हायरार्किकल जो पैकेज है वो कहाँ है? यहाँ पे। इसमें कितने क्लास है? 1 2 3 4 5। ऐसे ही मल्टीपल क्लास में कितना, मल्टीपल पैकेज में कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर देखो सारे, ये सारे क्लास के अंदर देखो, ये पैकेज लिखा है। सबसे पहला लाइन, सबसे पहला लाइन, सबसे पहला लाइन, सबसे पहला लाइन। देखो चाहे क्लास हो या मेथड हो, सॉरी, चाहे क्लास हो या इंटरफेस हो, उसकी हमेशा पहला करेक्टर, पहला लाइन जो है वो पैकेज डिक्लेरेशन होना चाहिए। इसको बोलते हैं पैकेज डिक्लेरेशन। उसका सिंटैक्स क्या है? पैकेज, देन पैकेज इज ए कीवर्ड। जैसे क्लास नेम से पहले क्लास कीवर्ड यूज करते हो, ऐसे पैकेज स्पेस फिर पूरा पैकेज का नाम। ये डॉट क्या है ना, डायरेक्टरी सेपरेटर है। कॉम डायरेक्टरी है, उसके अंदर ओएनएस है, उसके अंदर इनहेरिटेंस है, उसके अंदर मल्टीपल। मतलब क्या है सर, नहीं समझा आपने? ये जो डॉट दिया है ना, ये अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में देखोगे, ये कॉम डायरेक्टरी के अंदर ओएनएस डायरेक्टरी होगा, ओएनएस डायरेक्टरी के अंदर इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल होगा। कैसे सर, दिखाओ मुझे एक बार। राइट क्लिक, ठीक है, प्रॉपर्टी में चले जाओ, यहाँ पे पाथ ले लो, कॉपी, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलो, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस बार में थोड़ा स्लो हो रहा है, एड्रेस बार कोई कैसे जो है यहाँ पे प्रिंट करो, एंटर मार दो। देखो आपकी ये एसआरसी है ना, ये जो मल्टीपल है ये एसआरसी के अंदर है। कैसे से पता सर? देखो इसको बंद बंद कर करके जाओगे, कैंसिल कर दो इसको, सबको बंद करो।
ये सारे किसके अंदर है? एसआरसी के अंदर। लेकिन पैकेज जो बनना स्टार्ट हुआ वो एसआरसी के अंदर से, ठीक है। तो कॉम है, कॉम फोल्डर होने से, फिर इनहेरिटेंस है, फिर उसके अंदर मल्टीपल है। तो ये ऐसे करके इसके अंदर ये सारे क्लासेस है। तो अगर किसी को आपकी कोई एक पैकेज की कोड देना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एसआरसी लेवल पे जाके इसको जिप बना सकते हो और वो पैकेज को आप दे सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो उस तरीके से आप अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये एक तरीका आसान तरीके में से एक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैकेज को, इट शुड बी ए लोअर केस लेटर सच एज जावा comma lang if the name contains multiple or it should be separated by dots such as java.util java.lang etc. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मल्टीपल वर्ड है, ठीक है, मतलब मल्टीपल डायरेक्टरी है, तो वो डॉट सेपरेटेड होना चाहिए। और इसी से आपका ग्रुपिंग होती है, जावा क्लास की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसके, मान लो कि मैं आज ये चीज सीख रहा हूँ, किस चीज के बारे में सीख रहा हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस के, या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में सीख रहा हूँ, या हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में सीख रहा हूँ, या हायरिकल इनहेरिटेंस के बारे में सीख रहा हूँ, या सिंपल इनहेरिटेंस सीख रहा हूँ। तो ये जो पांचों टाइप की इनहेरिटेंस है उनको जब मैं सीखूंगा, ठीक है, तो उस क्लास, जितने भी क्लासेस जो टाइप की इनहेरिटेंस को सीखने के लिए यूज करूंगा, उनको उस ग्रुप में डाल दूंगा कि सिंपल क्लास के अंदर ये रखेंगे, और मल्टीपल वाले में ये रखेंगे, और मल्टी लेवल वाले में ये रखेंगे, और हायरार्किकल में ये रखेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो बेसिकली एक फंक्शनलिटी लेवल पे जब आप क्लासेस या इंटरफेसेस को ग्रुप करके एक जगह, इकट्ठा जगह रखते हो, उस इकट्ठा जगह को जो नाम देते हो उसको बोलते हैं आप पैकेज। और उस पैकेज की नेमिंग कन्वर्सेशन जो होती है वो इस तरीके से कुछ होती है कि जब आप मल्टीपल डायरेक्टरी के बेसिस पे रखते हो तो उसको डॉट सेपरेट करोगे, अगर मल्टीपल वर्ड दोगे उसके अंदर सारे लोअर केस में रखोगे। ये पूरा जो ये पूरा जो वर्ड है उसको आप सिंपल ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी आप दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारा जावा पैकेज का नेमिंग हुआ। अब उसके बाद आता है कांस्टेंट। ये लास्ट में हमने अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, क्लास, मेथड, कांस्टेंट, वेरिएबल, इंटरफेस, है ना, पैकेज, इन सब के बारे में हो गया। लास्ट बचा है कांस्टेंट। इट शुड बी इन अपर केस लेटर सच एज रेड, येलो एटसेट्रा। जब भी कांस्टेंट डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो आप, कांस्टेंट जो है ये एक क्लास है, इसके अंदर अगर कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आप क्या लगोगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, इसके कौन, रेड इक्वल टू, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे रेड इक्वल टू रेड, इसका वैल्यू रेड है। ठीक है, ठीक है, तो रेड में रहेगा कांस्टेंट है। क्या सर पब्लिक स्टैटिक करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरफेस में भी पब्लिक स्टैटिक चल जाएगा, इसलिए मैंने डाल दिया। आप फाइनल लिखते हो तो वो एक वेरिएबल, अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो ऐसे रहेगा, ठीक है, और उसको आप लोअर केस में रखोगे। अगर कांस्टेंट बनाना चाहते हो, अगर आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं, उसके आगे फाइनल लगा दो, ठीक है, और इसके आगे कलर करके छोड़ दो, कलर इक्वल टू रेड, और ये कलर को आप क्या करोगे, कलर करके डाल दोगे। ये हमारा एक कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, और इसको हम वेरिएबल कहेंगे। मतलब आप इसका वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और इसका वैल्यू को नहीं कर सकते। हमने उल्टा कर दिया वैसे, रेड तो हमेशा रेड ही रहेगा तो इसको कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, फाइनल। ओके, और इसका कलर कभी भी चेंज हो सकता है, तो हमने इसको कलर कर देंगे, ठीक है, इसको हम छोटा कर देंगे, और ये हमारा रेड जो है हमेशा रहेगा, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, और रेड जो है वो हमेशा रेड ही रहेगा। तो इस तरीके से ये मेरा कांस्टेंट है। तो वो बोल रहा है कि रेड हमें, सॉरी, कांस्टेंट हमेशा क्या करोगे, आप अपर केस में लिखना, ठीक है। It if the name contains multiple words, it should be separated by an underscore such as max priority. जैसे मान लो कि मेरे को
एक जैसे हमने मेथड के अंदर डबल वर्ड वाले किए थे, ऐसे ही इसके अंदर करना है। तो क्या करोगे, फाइनल स्ट्रिंग इसमें लिखेंगे कॉलर डेट, COLOUR कॉलर अंडरस्कोर डेट। ठीक है, अगर मल्टीपल वर्ड है तो उसको अंडरस्कोर करके ऐसे अपर केस लेके आप बनाओ, ताकि आपकी जो कांस्टेंट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इट में कंटेन डिजिट्स बट नॉट एज द फर्स्ट लेटर। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डिजिट भी डाल सकते हो, यहाँ पे अंडरस्कोर 2, ठीक है, अंडरस्कोर 3 4 5 6 भी डाल सकते हो। बट वो बोल रहा है कि कभी भी इससे स्टार्ट मत कर देना, मतलब ऐसा मत करना। अगर 5 अंडरस्कोर कर देते हो, ऐसा मत करना बोल रहा है। ठीक है, क्यों, नंबर से स्टार्ट आप नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये गलत है, रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट। कैमल केस इन जावा नेमिंग कन्वर्सेशन, इन जो आइटम से, जो 5 आइटम हमने सीखा, क्लास, इंटरफेस, मेथड, वेरिएबल एंड पैकेज एंड कांस्टेंट, 6 आइटम जो सीखा, उसमें से जो जो चीजें यूज होता है उनको छोड़ के एक और टॉपिक यूज होती है ना, जावा फॉलोस camel के syntax of the naming of class, interface, method and variable. If the naming is combined with the 2 words, the second word will start with uppercase letter such as action performed, first name, action event, action listener. जब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा वर्ड यूज होती है तो उसमें एक पहला वर्ड को छोड़ के बाकी जितने वर्ड हैं उनकी पहली कैरेक्टर अपर होगी, उसको बोलते हैं कैमल केस नेमिंग कन्वर्सेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारा नेमिंग कन्वर्सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिक चीजें डिस्कस कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझेंगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या होती है ना, ऑब्जेक्ट होती है रियल वर्ल्ड में, अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात करें ना, जो चीज हम यूज कर पाते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे पेंसिल, जैसे एप्पल लेके खाएंगे, जैसे बुक लेके पढ़ेंगे, जैसे बैग लेके स्कूल जाएंगे, बोर्ड में कुछ लिखेंगे, कार में कहीं पे जाएंगे, ट्रेन में कहीं पे ट्रैवल करेंगे, एरोप्लेन में कहीं जाएंगे। तो जितना आप आइटम्स यूज करते हो उन सबको आप अपनी लाइफ का ऑब्जेक्ट कह सकते हो। आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, किस चीज की ना, इंसान की एक ऑब्जेक्ट आप खुद हो। तो जितने चीजें लाइफ में एग्जिस्ट करता है उनको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इन द जावा is the physical as well as logical entity, whereas a class in Java is a logical entity only. तो ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्लास के बारे में ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और जो क्लास है वो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मतलब आप जहां पे इमेजिन करते हो वहां पे आपका क्लास प्रेजेंट होता है, जहां पे आप जिंदा रह के चीजें करते हो वहां पे ऑब्जेक्ट यूज करता है। इसीलिए क्लास बिलोंग्स टू लॉजिकल एंटिटी, और जो ऑब्जेक्ट है उसको फिजिकल एंटिटी में बिलोंग करता है। तो इन दैट वे वी कैन डिफरेंशिएट एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए। एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड व्यू आप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट आया कि एक एंटिटी, कोई भी एंटिटी किसको बोलेंगे, जो चीज आप देखते हो यूज करने चाहते हो उसको हम एंटिटी कहेंगे। जो एंटिटी का स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट मतलब करंट कंडीशन, करंट सिचुएशन, और बिहेवियर मतलब हाउ इट रिएक्ट्स टू दैट बिहेवियर, इज नोन एज बिहेवियर। जो आइटम का स्टेट एंड बिहेवियर बोथ रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग, वन डॉग कैन डू व्हाट, ए डॉग कैन बार्क। तो एक डॉग एक जगह पे खड़ा है, लेकिन जब आप उसको डराते हो या उसके साथ खेलने के लिए जाते हो या वो आपको डराता है, तो उस केस में वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर प्रोवाइड करता है। तो वो जो डॉग है, डॉग एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? उसका स्टेट है, अलग अलग सिचुएशन पे वो अलग अलग चीजें करता है, हर एक सिचुएशन को उसका हर एक स्टेट कहेंगे, और जो स्टेट के बेसिस पे वो बिहेव करता है उसको बिहेवियर कहेंगे। और जिस चीज का ये बोथ स्टेट एंड बिहेवियर होता है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो हम ये चीज समझ गए, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं है, एन एंटिटी
of a class which has both state and behavior in our program is known as a object. अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार एटसेट्रा, ये सारे मेरे एक स्टेट में है, दिखता है हमें, है ना। चेयर को लेके हम यूज कर सकते हैं, बाइक को लेके हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, मार्कर को यूज करके कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, पेन को कुछ लिख के देख सकते हैं, टेबल को। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो स्टेट ऑफ कंडीशन है उसको यूज करके कुछ एक बिहेवियर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए उसने बोला इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, जो दिखता है या ना दिखता है, लेकिन आप अगर यूज कर पाते हो तो वहां पे इसकी एग्जिस्टेंस आती है। द एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट इज बैंकिंग सिस्टम। बैंक में जो सिस्टम है, पैसा लेना, डेबिट क्रेडिट, ये सब भी एक एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? वो एक्चुअली इनटैंजिबल है, मतलब दिखते नहीं है, लेकिन वो जब आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपकी अकाउंट जो है उस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन होता है, वो अकाउंट बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है? पैसा खत्म होने की जब सैलरी होता है तो उस सैलरी जब जैसे ही आता है, या फिर कहीं से पैसा पापा ने आपको गिफ्ट किया तो पापा पापा के अकाउंट से पैसा ट्रांजिट होता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो ये जो डिपॉजिट होना, विथड्रॉल होना, बिहेव करता है, वो कैसे होता है ना, जो आपकी अकाउंट की इंस्टेंस है वो बिहेव करता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट और सिचुएशन और टाइम ऑफ इंस्टेंस। जिस टाइम पे जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो बिहेव करता है। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम को एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट कहा गया, और ये भी कहा गया एक ऑब्जेक्ट लॉजिकल और फिजिकल स्टेट में हो सकता है। लॉजिकल स्टेट मतलब आप सोचोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने कोड कर दिया, उस कोड का प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया मतलब क्या है, आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, ये एक लॉजिकल बिहेवियर है, फिजिकल नहीं है। आप उसको छू के ऐसे कैसे हो बच्चा करके नहीं कह सकते हो, राइट। लेकिन इंसान है, इंसान का एक छोटा सा बेबी हुआ तो आप उसके साथ खेल सकते हो, उसके उसको टच कर सकते हो, तो वो टैंजिबल है, उसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल है। इनटैंजिबल मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, वो बिहेव करेगा। तो हम अगर क्लब करके बोलेंगे स्टेट एंड बिहेवियर कंटेनिंग एंटिटी को ऑब्जेक्ट कहेंगे, एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वो जो दो टाइप है वो है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। और टैंजिबल और इनटैंजिबल को हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। An object is a real world entity. An object is a runtime entity. This object is an entity which has a state and a behavior. This object is an instance of class. ये चारों प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट का होता है। रियल वर्ल्ड की एक एंटिटी होता है, रन टाइम की एक एंटिटी होता है, और ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि स्टेट एंड बिहेवियर को कंटेन करता है। और कोई भी क्लास का, क्लास मतलब एक जो आपकी प्रोग्राम है, जो लाइन ऑफ कोड को क्लब करके जो आपने कंसेप्ट बनाया एक फाइल के अंदर, उसकी इंस्टेंस भी ऑब्जेक्ट है। जो फिजिकल ना हो के जो लॉजिकल एंटिटी है उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसके पास ये सब प्रॉपर्टी होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास को अगर हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे, तो सिंपल सा ये आंसर होगा, जो स्टेट एंड बिहेवियर क्लास का है, आपकी प्रोग्राम आपने जिस लेवल पे छोड़ा है, जो काम आपकी प्रोग्राम करेगा, उस प्रोग्राम को देखने के लिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो वो कंपाइल और रन करने के लिए जो लॉजिकल एंटिटी की जरूरत है आपको, उस लॉजिकल एंटिटी को आप बोलोगे ऑब्जेक्ट। और स्टेट एंड बिहेवियर दोनों चीज उस ऑब्जेक्ट के पास होगा। उस ऑब्जेक्ट पे कोई अपडेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट पे कोई अपडेट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा वो उसका बिहेवियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझते हैं, ए क्लास इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। सो एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस को हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। एक्चुअली रिजल्ट कहना नॉट 100% होगा, बट रिजल्ट निकालने के लिए जो मीडिया होता है वो ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को समझते हैं।
अगर हम रियल लाइफ की एक और बेस्ट एग्जांपल लेंगे, ये पिक्चर में हमारे पास एक पोस्टर है। ये पोस्टर किसका है? एक ह्यूमन बीइंग पर्सन का। इसका 2 हाथ है, 2 पैर है, एक बॉडी है, एक सर है। और उस आइटम को जब हम इंस्टेंशिएट करके राइट साइड देखते हैं तो 4 पर्सन खड़े हैं। इनमें से एक हमारे फेमस क्रिकेटर मिस्टर सचिन तेंदुलकर है। तो ये जो मिस्टर सचिन है और जो इनके बगल में जो और लोग हैं, वो लोग क्या है? दे आर फेमस पर्सन्स हु आर रियली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ वो डिफाइन करते हैं उनकी स्टेट को। वो क्या है ना, वो कहीं पे जाएंगे, कहीं चल रहे होंगे तो रनिंग या वॉकिंग या लाफिंग या ईटिंग, ये सब एक एक स्टेट होगी। जब हम उनके साथ बात करते हैं तो उनका जो रिएक्शन आती है उस स्टेट के टाइम पे, वो अगर सचिन अगर कहीं जा रहे होंगे, हम बोलेंगे सर प्लीज ऑटोग्राफ, तो जो उनका रिएक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे बिहेवियर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उनका बिहेवियर हम ऐसे हमें मिलता है। समझ में आ गया इस फोटो से? अब ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिटेल में जानेंगे। स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। 2 आइटम हमने समझ लिया था, स्टेट एंड बिहेवियर। तीसरा भी एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट आइटम है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब क्रिकेट खेला जाता है तो वो सारे चीजों को डायरेक्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए 2 ओपोनेंटेड टीम्स में एक पर्सन जो है वो कंट्रोल पोजीशन पे रहता है। उनको हम क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। तो वो जो कैप्टन है, उनका आइडेंटिटी हम उन 11 पीपल जो एक साइड पे रहते हैं उनमें से छांटते हैं कि, और उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा लीड करेगा इस ओपोनेंट टीम को। मिस्टर रोहित शर्मा अभी करंट टाइम का हमारा कैप्टन है इंडिया टीम की। तो उनकी जो आइडेंटिटी है रोहित शर्मा, वो आइडेंटिटी है। जब वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो क्या है? एक स्टेट पे होंगे, वो स्टेट का नाम क्या होगा? प्लेइंग होगा। जो प्लेइंग एक स्टेट है, और जिस टाइम पे प्ले कर रहे हैं, अगर उनको बॉलर बॉल कर रहा है और वो बैटिंग कर रहे हैं, एक एक बाउंड्री की तरफ बॉल को हिट कर दिया, तो वो उनका रिएक्शन है। तो रिएक्शन के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो अगर मैं रोहित शर्मा को एक ऑब्जेक्ट मानता हूं, तो उनका स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, और विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट उनका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो जो तीनों के पास है, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वो जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है और लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। लॉजिकल मतलब आपको फील होगा लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फील कैसे होगा? आप चेक करोगे उसका बिहेवियर, रिजल्ट देखोगे उसका, वहां से रिजल्ट आ सकता है। बेस्ट एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम दिया। आपकी अकाउंट, आप देखते हो ऑब्वियसली, बट आप छू नहीं सकते हो ना आपके अकाउंट को। इट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट ए क्रिएचर, इट इज नॉट ए पर्सन। तो आप क्या कर सकते हो? वो जो अकाउंट है उसमें पैसा डालोगे तो उसमें अमाउंट बढ़ जाएगा, और जब पैसा निकालोगे तो उसमें अमाउंट कम हो जाएगा। तो दैट अकाउंट इंस्टेंस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल टाइप। हम सोच सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे पैसा डालते हैं तो बढ़ता है, यहाँ पे पैसा निकालते हैं तो घटता है। तो ये जो है ये बिहेवियर है। किस बैंक का, कौन सा बैंक का है मेरे पास? सपोज 3 बैंक का है, एचडीएफसी, कोटक, आईडीएफसी, जो भी बैंक है मेरे पास, उन सब की बैंक की नंबर होती है, बैंक की ब्रांच होती है, तो वो सब मेरा आइडेंटिटी है। तो मैं मेरे अकाउंट से कटा, अब मेरे पास 3 अकाउंट है, मैं कैसे आइडेंटिटी करूंगा कि कौन सा बैंक से पैसा कटा? तो हाँ, वहां पे जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक हम पहुंचते हैं ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, उसको उसका आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो, उसके अंदर 10 इंस्टेंस आप क्रिएट करते हो, जो इंस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन को, उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
तो उसको अगर देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। स्टेट जो है रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी स्टेट में होते हैं वो वहां पे आप एनालाइज कर सकते हो, इसके पास ये डिटेल है। Behavior represents the behavior of an object such as deposit, withdraw, etc. Identity, an object identity typically mentioned by unique ID. This value of the ID is not visible for external user. However, it is used internally by the JVM to identify each object uniquely. ये थोड़ा सा प्रोग्राम और थोड़ा सा लॉजिकल रियल लाइफ को मिक्स करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करो। स्टेट का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट द डेटा। मैंने बताया रोहित शर्मा जब फील्ड पे उतरते हैं, उनकी जो स्टेटस है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा उनके कि इतने मैच खेले हैं, वो इतने रन बनाए हैं, आज भी रन बना सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो करंट उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सारे जो इंफॉर्मेशन है, वो जो उनकी एबिलिटी से, जो उनकी एंटिटी से, उन सारे एंटिटीज को क्लब करके हम बोल सकते हैं ये इनका स्टेट है, करंट स्टेटस है। ठीक है, 700 करोड़ का मालिक है, 5,000 करोड़ का मालिक है, 2,000 का करोड़ का मालिक है, ये भी बोल सकते हो, ये भी एक स्टेट है। वहां पे जब वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं से और पैसा उनको मिलता है तो उनका वो स्टेट चेंज हो जाती है, वो नया स्टेट पे बिलोंग करते हैं। ऐसे ही जब आप उनसे बात करते हो, ही रिप्लाइज बैक, तो हम क्या बोलते हैं उसको? उनका बिहेवियर। ऐसे ही जब कोई प्रोग्राम आप लिखते हो, उस प्रोग्राम में जो कोड लिखते हो, उस कोड को यूज करके जब वो उसका इंस्टेंस क्रिएट होता है, वो सारे कोड के एलिमेंट्स को वो ऑब्जेक्ट एसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये स्टार्ट क्लास के अंदर ये सारे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया, या मान लो कि क्लास के ये वाला, इसमें 2 वेरिएबल्स है और ये मेथड्स है। अब मैं जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ये ऑब्जेक्ट डॉट दिस, ये ऑब्जेक्ट डॉट दिस, ये ऑब्जेक्ट डॉट दिस, ये ऑब्जेक्ट डॉट दिस, मतलब क्या है? इसकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं हर एक एलिमेंट को एसेस कर सकता हूं। ऑब्वियसली देयर इज ए कंडीशन दैट ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ताकि मैं बाहर से एसेस कर पाऊं। अगर मैं कर पाता हूं, तो जो अप्रोच लगता है, उस अप्रोच को हमें ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्वोक करके यूज करते हैं, बोलते हैं ऑब्जेक्ट एसेसिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आइटम्स है, इनके बॉडी के अंदर जितने भी आइटम्स पड़े हैं, कितने आइटम पड़े हैं इस कोड को देख के? 1 2, ये एक मेथड 3, ये पूरा एक 3, ये पूरा एक 4, ये पूरा एक 5, ये पूरा एक 6 आइटम्स पड़े हैं। तो ये सारे हो गए उनका डेटा। और स्टेट क्या है? बिहेवियर क्या है? जब इसको ये मेथड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डेटा मिलेगा मुझे, जब ये मेथड को यूज करूंगा ये प्रिंट होगा। होगा कि नहीं होगा? एसओपी लगाया हूं, इसमें इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है बिहेवियर है। आइडेंटिटी मतलब इस क्लास को जब मैं क्रिएट करता हूं, कहां पे क्रिएट करूंगा? यहाँ पे क्लास डी करके देखो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, ये मेरा आइडेंटिटी है। इसमें मैं लिख सकता हूं क्लास चाइल्ड लिखा हूं, सपोज मान लो कि यहाँ पे लिखूंगा रोहन, सॉरी ये नेमिंग कन्वेंशन गड़बड़ कर दिया, रोहन, अरे लोअर केस भाई, रोहन। ये जो रोहन है ये आइडेंटिटी दिया, मतलब चाइल्ड क्लास जो है ये रोहन, रोहन इज ए चाइल्ड। उनके पापा के को फादर पेरेंट में डालो और रोहन को चाइल्ड में डालो। अब मैं ऐसे करता हूं, रोहन 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 और रोहन, ये सारे डेटा को मैं एक्सेस कर रहा हूं, किसके थ्रू? रोहन ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये मेरा रोहन जो नाम दिया हमने उसको आइडेंटिटी कहेंगे। इसको यूज करने पर, इसको एग्जीक्यूट करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको उसका बिहेवियर कहेंगे। और ये जो क्लास चाइल्ड, ये जो सारे एलिमेंट्स है, उनको उसका डेटा कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी करते हैं। पेन इज ए ऑब्जेक्ट करके एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन अगर आप उनकी नाम बात करेंगे तो रेनॉल्ड्स, और कलर जो है व्हाइट, नोन एज इट्स स्टेट। जो भी मैं व्हाइट कलर रिनल पेन लूंगा तो व्हाइट लगेगा। अलग अलग स्टेट हो सकता है अलग अलग पेन में। जब लिखेंगे तो लिखने के टाइम पे जो चीज होती है उसको बिहेवियर कहा जाता है। इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्लास।
क्लास क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लूप्रिंट है, कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, जो भी आइटम्स है वो है। लेकिन एक और चीज हम कलेक्ट करना चाहेंगे, collection of all the entities such as fields, methods, constructors, blocks, nested class और interfaces, इन सब की कंटेनर को भी हम क्लास कहते हैं, जो कि एक क्लास के अंदर पॉसिबल एंटिटीज होता है। ये सारे को एक एक एंटिटी कहेंगे और इन सबको जहां रखते हैं हम उसको क्लास कहेंगे। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है वो भी यही दर्शाता है। ये पूरा अगर एक क्लास है उसके अंदर फील्ड हो सकता है, फील्ड मतलब वेरिएबल्स, ठीक है। इंस्टेंस लेवल फील्ड्स हो सकता है, क्लास लेवल फील्ड हो सकता है। अब वो क्या है हम पढ़ेंगे जब इंस्टेंस, क्लास, ग्लोबल लेवल ये सब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। मेथड्स, जो भी फंक्शंस होता है जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम की बिहेवियर को डिफाइन करते हैं उसको मेथड्स बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर्स, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो डिफॉल्ट तरीका भी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो उसी क्लास के नाम पे बनता है, वो भी हम सीखेंगे। ब्लॉक्स, जब नंबर ऑफ लाइन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसको एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करते हो, उस एरिया की जो बाउंड्री है उसको ब्लॉक में डिफाइन कहते हैं। और एक ब्लॉक को कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हो और कर्ली ब्रेसेस से एंड करते हो। यहाँ पे इस क्लास का ब्लॉक जो है यहां से लेके यहाँ है। ये मेथड का ब्लॉक जो है, ये मेथड का ब्लॉक जो है यहां से लेके यहां तक है। ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जिस क्लास का नाम जो है उसी टाइप के अगर मेथड बनाते हो उसके अंदर तो उसको कंस्ट्रक्टर से जानते हैं हम। और उसका भी ब्लॉक देखो, हर एक एंटिटी की जो स्कोप है, जो एरिया ऑफ बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम बोलेंगे ब्लॉक। नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेसेस, एक क्लास के अंदर अगर एक और क्लास होता है तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड क्लास। वो कैसे आएगी, इनर क्लास, नेस्टेड क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये सब हम सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना जानो, जितने टाइप की एंटिटीज है एक क्लास के अंदर, पॉसिबल एंटिटीज, उनमें से वेरिएबल हो सकता है, फील्ड्स हो सकता है, ब्लॉक्स हो सकता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, एनोनिमस क्लास हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं एक क्लास के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अगर मैं होल लेवल पे डिफाइन करूं, ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, इट इज टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, इट इज लॉजिकल एंटिटी एंड इट कांट बी फिजिकल। ये हमेशा लॉजिकल एंटिटी होगा, फिजिकल नहीं होगा, ये कभी भी दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो आप ये लॉजिकल ही एज्यूम करके जा सकते हो, क्यों, आपके प्रोग्राम है ये, आप कोड लिखोगे, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ और टॉपिक्स में, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी के लिए क्लास तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल को कहते हैं और क्या हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को कहते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेस यूज होती है, वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो हमने एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स पढ़ लिया, नेमिंग एंड कन्वेंशंस पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट एंड क्लास का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे कि कैसे एक क्लास के अंदर वेरिएबल वगैरह डिफाइन करोगे और एक ऑब्जेक्ट को कैसे आप क्रिएट करोगे, कितने तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, वो सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।